वर्चस 63 सीक्रेट आइडेंटिटी। अनाया सोच में पड़ गई। वर्चस ने कल रात उसकी जान बचाई थी, क्या वो ये कर्ज चाह कर भी चुका सकती थी? अनाया ने अपना सिर नीचे झुका लिया। जब वर्चस्व ने उसे ऐसे देखा तो उसके दिल में जैसे हलचल होने लगी। उसने कभी सोचा नहीं था कि अनाया के होने से उसकी लाइफ इतनी खूबसूरत हो जाएगी। अनाया धीरे से बोली, ठीक है। फिर उसने वर्चस्व की तरफ देखकर कहा, मैं स्ट्रॉ लेने नहीं जा रही हूँ। मैं आपका सिर हल्का सा ऊपर करके पकड़ूंगी और आपको धीरे से पानी पिला दूंगी। आप एक सिप ले लेना। ओके। अनाया ने वर्चस्व का सिर पीछे से अपने लेफ्ट हैंड से पकड़कर उठाने की कोशिश की। वर्चस्व बहुत हैवी था। अनाया को उसे उठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने अपने राइट हैंड में पानी का गिलास पकड़ा हुआ था। जैसे ही अनाया ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया, अचानक से बेडशीट के अंदर से वर्चस्व का हाथ बाहर निकला और उसने अनाया की गर्दन को पीछे से पकड़कर बिल्कुल कल रात की तरह अपनी तरफ खींच लिया। अनाया के होंठ वर्चस्व के होठों से जाकर टकरा गए और वर्चस्व उसे किस करने लगा था। अनाया को उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्व ऐसा कुछ करेगा। उसकी हैरानी से आंखें फैल गईं। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसके हाथ में पानी का गिलास था जिसमें से पानी इधर उधर बिखरने लगा था, लेकिन वर्चस्व को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो अनाया के होठों को चूम रहा था। सडनली वार्ड का डोर ओपन हुआ। भाई, काव्या, कहते हुए आकाश और रोहन ने अंदर एंटर किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखा तो वह दोनों न तो वार्ड में अंदर आ पा रहे थे और न ही अपने कदम पीछे ले जाकर वार्ड से बाहर जा पा रहे थे। उन दोनों की भी शोक से आंखें फैल गईं। उन दोनों को देखकर अनाया एकदम से घबरा गई और उसके हाथ में जो गिलास था उसका पानी वर्चस्व के बेड के ऊपर गिर गया। जैसे ही अनाया ने पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया, अचानक से बेडशीट के अंदर से वर्चस्व का हाथ बाहर निकला और उसने अनाया की गर्दन को पीछे से पकड़कर बिल्कुल कल रात की तरह अपनी तरफ खींच लिया। अनाया के होंठ वर्चस्व के होठों से जाकर टकरा गए और वर्चस्व उसे किस करने लगा था। अनाया को उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्व ऐसा कुछ करेगा। उसकी हैरानी से आंखें फैल गईं। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। उसके हाथ में पानी का गिलास था जिसमें से पानी इधर उधर बिखरने लगा था, लेकिन वर्चस्व को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अनाया के होठों को चूम रहा था। सडनली वार्ड का डोर ओपन हुआ। भाई, काव्या, कहते हुए आकाश और रोहन ने अंदर एंटर किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखा तो वह दोनों न तो वार्ड में अंदर आ पा रहे थे और न ही अपने कदम पीछे ले जाकर वार्ड से बाहर जा पा रहे थे। उन दोनों की भी शोक से आंखें फैल गई। उन दोनों को देखकर अनाया एकदम से घबरा गई और उसके हाथ में जो गिलास था उसका पानी वर्चस्व के बेड के ऊपर गिर गया। वर्चस्व का राइट हैंड कोइंसिडेंटली अनाया के लेफ्ट हैंड से ऐसे ब्लॉक हो गया था कि देखने वाले उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल सकते थे, जैसे अनाया वर्चस्व को फोर्सफुली किस कर रही है। उप्स, सॉरी भाई, हमने कुछ नहीं देखा, हम लोग जा रहे हैं। आकाश और रोहन ने एक दूसरे को देखा और फौरन वार्ड से बाहर निकल गए। कम बैक। अचानक से वर्चस्व की आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ी। दोनों ने अपना फेस टर्न करके देखा। वर्चस्व और अनाया दोनों पहले ही अपना किस खत्म कर चुके थे। आकाश और रोहन ने देखा वर्चस्व बेड पर लेटा हुआ था। उसकी होंठ गीले थे और लाइट में चमक रहे थे और अनाया के होंठ तो बहुत ज्यादा लाल हो रहे थे। अनाया बेड के बगल में खड़ी थी और शर्म से उसकी हालत खराब हो रही थी। मैं नर्स को बोलती हूँ, वह आपकी बेडशीट चेंज कर देगी। फाइनली अनाया ने खुद को एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए कुछ शब्द ढूंढे जिससे कि वार्ड का ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए। आकाश बोला, क्या आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे? भाभी, यू आर अमेजिंग। अनाया ने गुस्से भरी नजरों से वर्चस्व को देखा, जैसे कह रही हो, थोड़ा तो कंट्रोल रखा करो खुद पर। ऑल राइट, मेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है। नाउ फाइन, वर्चस्व अपने होंठ सिकुड़ते हुए बोला। वर्चस्व ने अनाया की तरफ प्यार से देखा और बोला, अनाया जाओ और जाकर काव्या के साथ खेलो। काव्या के साथ खेलो। वर्चस्व के वर्ड सुनकर आकाश और रोहन की आंखें फैल गईं। वर्चस्व की आवाज़ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी कि सुनने वालों को ऐसा लगता जैसे वह किसी छोटी बच्ची से बात कर रहा है और उसे बाहर खेलने के लिए कह रहा है। आपकी बेडशीट गीली हो गई, मैं किसी को भेजती हूँ इसे चेंज करने के लिए। अनाया खुद भी यहाँ अब एक सेकंड नहीं रुकना चाहती थी। उसने जाते जाते रोहन और आकाश को बाय कहा और फौरन रूम से बाहर निकल गई। वार्ड का डोर क्लोज होते ही रिलैक्सेशन से भरा एटमॉस्फेयर इमीडिएटली डिप्रेस्ड हो गया था। भाई, कल रात किलर आपके लिए आया था।
There was someone from hell। 2 हफ्ते पहले किसी ने आपको मारने का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैकनेट पर पोस्ट किया था। आकाश ने टेंशन भरी नजरों से वर्चस्व को देखते हुए कहा। किलर हेल गैंग से कोई था। जब उसने देखा कि वर्चस्व बिना बॉडीगार्ड के बार से बाहर निकल रहा है तो उसने इस मौके का फायदा उठा लिया। अनाया के प्रेजेंस ने वर्चस्व को पूरी तरह से फंसा दिया था। अगर रोहन ने कॉल करके अनाया को इतनी रात को वहां नहीं बुलाया होता तो वह दोनों इस तरह की सिचुएशन में कभी नहीं फंसते। इस पॉइंट को कंसिडर करते ही रोहन एम्बैरेसमेंट से अपनी नोज रब करने लगा। भाई, बहुत कम लोग जानते हैं कि आप आरके ग्रुप के सीईओ हैं। और अगर रॉयल फैमिली की बात की जाए तो ये बात कोई भी नहीं जानता कि आप रॉयल फैमिली के युवराज हैं। अगर कोई आपको मारना चाहता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी ने अंदर की इन्फॉर्मेशन को लीक किया था। आकाश ने टेंशन भरी नज़र वर्चस्व के ऊपर डालते हुए कहा। जो लोग भी सस्पेक्ट हैं उन सब की इन्वेस्टिगेशन करो। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की आवाज़ बहुत ज्यादा कोल्ड हो गई थी। उसे बहुत नफरत थी धोखा देने वाले लोगों से। मोस्टली इस तरह की चीज़ों को रोहन ही हैंडल करता था। उसने जबरदस्त की तरफ देखकर कहा, सर एक बात बहुत स्ट्रेंज है। इंसिडेंट के बाद हल गैंग के बॉस एच ने किसी की फैमिली को नहीं छोड़ना, लेकिन कलर ने किसी ऐसे इंसान को टच किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। रोहन की बात सुनकर वर्चस्व की आंखें सिकुड़ गई। वह इंसान डेफिनेटली वर्चस्व खुद तो बिल्कुल भी नहीं था। उस वक्त वर्चस्व के साथ अगर कोई था तो वो थी अनाया। इन्वेस्टिगेशन करते टाइम ये बात रोहन के दिमाग में भी आई थी, लेकिन वर्चस्व के सामने ये सब कहने से झिझक रहा था। उसने एक गहरी सांस भरी और बोला, अब ये तो एच के सिवा और कोई नहीं जानता। डार्क वर्ल्ड में एच का इन्फ्लुएंस उतना ही था जितना कि रियल वर्ल्ड में वर्चस्व का था, और वह दोनों ही अपनी अपनी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री थे। भाई, आप दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी कब रिवील करेंगे? आकाश ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। वर्चस्व ने अपने हाथ में पहनी हुई रिंग को देखा और बोला, बहुत जल्द। जब अनाया काव्य के ऑफिस में पहुंची तो काव्य ऑनलाइन ड्रामा देख रही थी। साथ ही वह देखते हुए हंस भी रही थी। ये पूरी तरह से उसको पर्सनैलिटी के अपोजिट था। जिस तरह से वह एक सर्जन और डॉक्टर थी, कोई नहीं कह सकता था कि वह इस तरह के ड्रामा भी देख सकती है। अनाया को देखकर काव्या ने अपना टैबलेट बंद कर दिया और बोली, इस तरह के ड्रामा पूरी तरह से सेंसलेस और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं। अनाया काव्य से मिलने स्पेशली इसलिए आई थी क्योंकि वह वर्चस्व के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहती थी। उसे फ्यूचर में क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत थी और वो वर्चस्व का ख्याल कैसे रख सकती थी। अनाया को देखकर काव्या के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। युवराज का नेचर इतना खराब था, पता नहीं उसे कैसे इतनी अच्छी और प्यारी वाइफ मिल गई। काव्य अफसोस करने के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। काव्या के चेहरे पर कुछ पलों के लिए उदासी नजर आने लगी थी। काव्य बोली, मैं हमेशा से युवराज को नहीं जानती थी। जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैं डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि वह शौर्य का बड़ा भाई है, लेकिन ये जानने के बाद मुझे अच्छा लगा कि वह काफ़ी अच्छा इंसान थे। वह टैलेंटेड थे, यंग थे, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थी, और अगर वन वर्ड में कहूँ तो मोस्ट जीनियस। काव्या वर्चस्व के लिए बोल रही थी और अनाया का ध्यान नाम पर था। शौर्य वर्चस्व का सागा छोटा भाई था। एक ही माँ बाप से पैदा हुए दोनों भाई। शौर्य वर्चस्व से 2 साल छोटा था और मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। वह इस तरह का इंसान था जैसे लोग 100 सालों में एक बार मेडिकल फील्ड को मिलते। हालांकि 2 साल पहले काव्या और शौर्य का ब्रेकअप हो गया था। काव्या ने अनाया से कहा, बेहतर होगा कि आज रात आप युवराज के पास न जाए और उन्हें कोई भी इनिशिएटिव न लेने दे। अनाया ने हाँ में अपना सिर हिलाकर कहा, ओके कहते हुए वह वार्ड से बाहर निकल गई। जब अनाया वापस लौटी तो आकाश और रोहन पहले ही जा चुके थे। अजय वर्चस्व को रिपोर्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स लेकर आया था। वर्चस्व ने अपने लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ रखा था और वह बेड पर आधा लेटा हुआ था। अजय ने पेपर उसके हाथ में लाकर दिए और वर्चस्व ने अपने नाम की जगह पर अच्छे से सिग्नेचर कर दिए। उसने उन पेपर्स पर एक नज़र डाली। उसे काफ़ी जगह सिग्नेचर करना था, इसलिए उसने पेपर्स को पूरा पढ़ा भी नहीं था और उसने सिग्नेचर कर दिए। पेपर्स पर क्लियरली लिखा था, राजवीर कुमार, यही उसका सीक्रेट था। उसकी एक और पहचान आरके ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक राजवीर कुमार। अनाया पेपर्स को देख रही थी। जैसे ही वो अपने ख्यालों से वापस आई और उसकी नज़रें वर्चस्व की नज़रों से जाकर टकरा गईं, वो हड़बड़ा कर बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं देखा, बस आपकी सिग्नेचर देखी थी।
उसने अपना हाथ हिलाया और वर्चस्व को क्लेरिफाई करने लगी। वर्चस्व ने रैंडमली सारे पेपर्स में बिखेर दिए। अगर अनाया ने उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा तो प्रॉब्लम हो सकती थी। इस दुनिया में बहुत कम लोग थे जो उसकी असली पहचान के बारे में जानते थे। आरके ग्रुप ऑफ कंपनी का मालिक राजवीर कुमार और वर्चस्व प्रताप सिंह एक ही इंसान है, ये बहुत कम लोगों को पता था। अजय चुपचाप रिस्पेक्टफुल होकर बेड के पास खड़ा था। अनाया ने उसके लेफ्ट हैंड में पेन देखा और वो एक्साइटमेंट से चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। क्या ये लेफ्ट हैंड की राइटिंग है? मुझे नहीं पता था आपकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है। अजय, जो नॉर्मली एक्सप्रेशन लेस ही रहता है, अनाया की बात सुनकर स्माइल किए बिना नहीं रह सका। वर्चस्व ने अनाया को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस इडियट लड़की का क्या किया जाए। वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछने की जगह उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ कर रही थी। हालांकि वह वर्चस्व की आइडेंटिटी जानने के लिए एक्साइटेड नहीं थी, इसलिए उसने उसे टॉपिक पर कोई भी बात नहीं की। अनाया ने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली। दोपहर का लगभग 1 बजे बज रहा था। अनाया बोली, डॉक्टर काव्या ने कहा है कि अब आप खा सकते हैं। क्या मैं आपके लिए रेस्टोरेंट से कुछ खाने को मंगा दूं? हालांकि उसे थोड़ी फिक्र भी थी, रेस्टोरेंट में फ्रेश खाना नहीं मिलता इसलिए, लेकिन फिर भी उसे लगा था कि वर्चस्व को भूख लगी होगी तो उसने रेस्टोरेंट से खाना खरीदने का आइडिया दिया। वर्चस्व बोला, रेस्टोरेंट से नहीं, तुम कुछ बना दो। वीवीआईपी वार्ड के साइड में वार्ड में एडमिट पेशेंट की फैमिली के लिए एक छोटा सा किचन भी था। अनाया का भी मन नहीं था कि वर्चस्व बाहर का कुछ खाए। अनाया ने फिर पूछा, राज आप क्या खाएंगे? अनाया वर्चस्व के बगल में बेड पर बैठी थी। वो अनाया के गोरे से फेस की तरफ देख रहा था। अगर कोई ध्यान से देखे तो उसके गालों पर बहुत ही बारीक गोल्डन कलर के बाल दिखाई दे रहे थे। अनाया की स्किन सॉफ्ट और सेंसिटिव है कि देखने से ही लग जाता है वो कितनी नाजुक सी है। 2 सेकंड बाद अपने आप वर्चस्व के मुंह से निकला, तुम्हें। अजय तुरंत एक कदम पीछे हट गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और ऐसे शो किया जैसे वह यहाँ है ही नहीं। उसने कुछ सुना ही नहीं। उसने पूरी कोशिश की ये दिखाने की कि वर्चस्व ने अभी अभी जो कुछ भी कहा वह उसे समझ में ही नहीं आया। ये इंसान इस तरह की बात कैसे कर सकता है, जबकि अजय भी रूम में पास ही खड़ा था। अनाया ने सोचा और उसके गाल तुरंत शर्म से लाल हो गए। जब वर्चस्व ने उसका शर्माता हुआ फेस देखा तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है। वर्चस्व ने अपने शब्दों को करेक्ट करते हुए एक बार फिर कहा, तुम जो चाहो वह बना सकती हो। अनाया को अजय के सामने बहुत शर्म आ रही थी। वो बुरी तरह इरिटेट हो रही थी। उसने गुस्से से वर्चस्व को देखा लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। क्या इस आदमी के सर पर कल रात चोट लग गई है? सच में उस हादसे के बाद यह इंसान आउट ऑफ माइंड हो गया है। लेकिन अनाया का शर्माता हुआ चेहरा देखकर वर्चस्व को हंसी आ गई। उसने अनाया को छेड़ने वाली टोन में कहा, क्या सोच रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम इतना क्यों शर्मा रही हो। अनाया ने वर्चस्व को गुस्से से घूर कर देखा। वो उस पर गुस्सा करना चाहती थी। वो उसे पीटना भी चाहती थी लेकिन उसे पहले से ही बहुत चोट लगी थी। वह कुछ बोल नहीं पाए। उसने अपना पर्स उठाया और बाहर निकल गई। अनाया के बाहर निकलते ही वर्चस्व जोर जोर से हंसने लगा। अनाया का शर्माता हुआ फेस और तपते हुए कान वर्चस्व की आंखों के सामने से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। हॉस्पिटल के पास ही बड़ा सा सुपरमार्केट। अनाया सुपरमार्केट पहुंच गई थी। वर्चस्व की सर्जरी के बाद उसके लिए कुछ हल्का फुल्का और न्यूट्रिशन वाला लाइट फूड ही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने वर्चस्व के लिए खिचड़ी बनाने का सोचा। शॉपिंग करते वक्त उसे बीच में ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। कई बार ऐसा हुआ जब उसने कुछ ढूंढने के बहाने पीछे मुड़कर देखा। हालांकि उसे भीड़ में कोई भी इस तरह का नजर नहीं आया जैसा कि उसने सोचा था। हो सकता था कि यह उसका भ्रम था या सामने वाले की छुपाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। पिछली रात जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़कर अनाया कुछ ज्यादा ही अलर्ट हो गई थी। वह जानबूझकर फ्रीजर के पास चली गई, ये देखने के लिए कि यदि कोई उसका पीछा कर रहा होगा तो वह फ्रीजर के लगे ग्लास के रिफ्लेक्शन में उसे देख सकती थी। हालांकि वहां कुछ भी नहीं था। बी केयरफुल, साइड प्लीज। बी केयरफुल, साइड प्लीज कहते हुए सुपरमार्केट का स्टाफ बड़े बड़े बॉक्स को लेकर जा रहा था। एक बॉक्स की लंबाई लगभग 2 मीटर के आसपास थी। अनाया बॉक्स को निकलने के लिए रास्ता साइड में हटने ही वाली थी, लेकिन एक कपल वहां से जा रहा था और उसने अनाया को धक्का लग गया। अनाया को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बस ट्रेलिंग क्रेन के बीच में आ गई थी। सुपरमार्केट का स्टाफ मेंबर जो क्रेन ले जा रहा था वो देख ही नहीं पाया था कि कोई क्रेन के सामने फंस गया है, क्योंकि उसके सामने जो बॉक्स थे उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी।
अनाया के पास भगाने का बिल्कुल भी समय नहीं था। उसने जब सामने देखा तो बड़ी सीटें, बड़े बड़े बॉक्स उसकी तरफ ही चले आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें रुक गई। सडनली किसी ने अनाया की कमर को पकड़कर उसे जोर से दबाया और फिर ऊपर की तरफ खींच लिया और फिर उसे इस मुसीबत भारी सिचुएशन से बाहर निकाल लिया। एक पल के लिए अन्य के दिल की धड़कन रुक गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। आसपास खड़े दूसरे कस्टमर ने अनाया को देखकर फिक्र से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें एक्चुअल में इस इंसान को थैंक यू बोलना चाहिए, इसने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। आसपास के लोग उस कपल पर अपना गुस्सा निकालने लगे, जिन्होंने लापरवाही में अनाया को धक्का मार दिया था। अनाया अब भी उस इंसान की बाहों में थी। थैंक यू, अब मैं ठीक हूँ। अनाया ने बहुत ही धीमा और कोल्ड रिस्पॉन्स किया। जब उसने सिर उठाकर देखा तो उस शख्स ने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था। क्या ये किसी अपने की साजिश है? क्यों मारना चाहता है हेल वर्चस्व को? कौन है अनाया को बचाने वाला शख्स? क्या अनाया किसी खतरे में है? 64 काला तिल। जब अनाया ने सिर उठाकर देखा तो उस शख्स ने ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा था। जब सुपरमार्केट की अथॉरिटी को पता चला कि उनके स्टाफ की गलती से कोई इंजर होते होते बचा है, तो फ्लोर मैनेजर अनाया के पास आया और उससे पूछा, हेलो मिस, क्या आप ठीक है? अनाया ने कहा, आई एम फाइन। उसका रिस्पॉन्स थोड़ा कोल्ड था, क्योंकि उसका सारा ध्यान उस शख्स के ऊपर था जिसने उसकी जान बचाई थी। आसपास खड़े कस्टमर और अंकल आंटी उन दोनों लवर को खरी खोटी सुनाने लगे। अगर उसे लड़की को कुछ लेता हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन? दोनों यंग लवर ने अपनी हरकत के लिए अनाया से माफी मांगी। सब लोग उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, इसलिए वह लोग वहां से जल्दी से चले गए। अनाया ने मास्क के पीछे से झांकती हुई शख्स की आंखों को देखा था, जो बिल्कुल कोल्ड और इमोशनलेस थी। अनाया जितना उन आंखों को देखती वह उसे बिल्कुल हर्षित के जैसी ही लग रही थी। मास्क में उसका फेस आधे से ज्यादा ढका हुआ था। अगर उसके इमोशनलेस टेम्परामेंट को इग्नोर कर दिया जाए तो वह शख्स बिल्कुल हर्षित जैसा ही था। वह जितना इस बारे में सोचती जाती उतना ही उसका विश्वास पक्का होता जाता था कि वो हर्षित ही है। अनाया ने एक नज़र उसके छोटे छोटे सिल्वर कलर के बालों को देखा और फिर वापस उसकी आंखों में देखने लगी। वो जानबूझकर अपने ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल था। अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने उस दिन अपना नाम नहीं बताया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। अनाया उसे पहचान सकती थी, वह भी सिर्फ एक मुलाकात के बाद, जबकि उसने मास्क भी पहना हुआ था। उस शख्स ने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे हैरी कह सकती हो? क्या तुम कुछ देर पहले मेरा पीछा कर रहे थे? अनाया ने पूछा। हैरी ने इस बात से इनकार नहीं किया तो अनाया फिर बोली, तुमने मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा मेरे पीछे कोई किलर है। किलर? अनाया के मुंह से निकले इस वर्ड ने हैरी को बहुत डीपली टारगेट किया। मास्क के पीछे उसके फेस पर एक स्माइल थी, वो थोड़ी हल्की हो गई। ये लाइफ में पहली बार था जब किसी ने उसे उसके मुंह पर किलर कहा था। पास में खड़ी एक औरत ने जब उन दोनों को आपस में बातें करते हुए देखा तो वह अनाया की तरफ देखकर बोली, ओह, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ताइक्वांडो आता है? समझ में ही नहीं आया वह एकदम से कहाँ से आया और उसने आकर तुम्हें बचा लिया। उसकी बात सुनकर अनाया को थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ। उसने हल्की सी स्माइल की और बोली, आंटी वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जब अनाया ने उसे पिछली बार बचाया था तब वह काफी वीक लग रहा था, लेकिन अब उसे देखकर लगता है कि उसने खुद को ठीक से रिकवर कर लिया था। अनाया उसकी बाहों से निकालकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई। लड़के ने भी उसे आराम से छोड़ दिया और अनाया से थोड़ी दूरी बना ली। उसका भी सिचुएशन का एडवांटेज लेने और लड़की की जिंदगी में मुश्किल बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। आंटी ने थोड़ा सैड एक्सप्रेशन के साथ कहा, अरे, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? अगर ऐसा है तो इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। उसने तुम्हारी जान बचाई, ही इज ए गुड गाय। आंटी की बात सुनकर अनाया का सिर चकरा गया। इन आंटियों को लोगों की मैचमेकिंग करने की सिवा और कोई दूसरा काम नहीं होता क्या? अनाया मन ही मन झल्लाए, लेकिन उनकी बात सुनकर अनाया को ऐसा लगा कि वह वर्चस्व को धोखा दे रही हो। उसने आंटी की तरफ बड़ी सी स्माइल पास की और हैरी की स्लीव को पकड़कर खींचते हुए उसे वहां से दूर ले गई। किसी की जान बचाना अच्छा काम है और लोगों को समझना चाहिए कि वह इंसान सिर्फ अपना काम कर रहा था। इसमें किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि वह उसका कौन लगता है। हैरी ने अनाया के हाथ की तरफ देखा। उसकी उंगलियां बहुत पतली और सॉफ्ट थी, उसकी कलाई दूध की तरह सफेद और नाजुक थी, जैसे वह उसे एक ही चुटकी में तोड़ सकता था।
अनाया उसे खींचती हुई कोने में ले गई और वहां जाकर बोली, मिस्टर हैरी, आपने अभी अभी जो किया उसके लिए थैंक यू सो मच। हैरी ने दीवार पर अपना पैर टिकाया और खड़ा हो गया। उसने अनाया की तरफ लापरवाही से देखा और पूछा, तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया? अनाया ने कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखा और पूछा, किस बारे में? हैरी बोला, मेरी जान बचाने के बदले में रिवॉर्ड। अनाया ने स्माइल करते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस दिन तुम्हारी जान बचाई क्योंकि तुम मेरे बचपन के एक दोस्त की तरह दिखते हो। मैं तुम्हें सच में नहीं बचना चाहती थी, इसलिए रिवॉर्ड की कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे, तुम्हारी चोट कैसी है अब? हैरी ने कहा, मुझे अपना शुक्रिया करने दो। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है। उद्धरण चिन्ह। ये पहली बार था जब वह इस तरह से किसी लड़की के कांटेक्ट में आया था। उसने फिर कहा, क्या तुम मुझसे डर रही हो या तुम सच में मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती? ये सारे ही रीजन थे अनाया के उससे दूर रहने के। अनाया बोली, मिस्टर हैरी, अगर आप मेरे पुराने फ्रेंड को नहीं जानते तो हम दोनों के पास एक दूसरे से मेलजोल बढ़ाने का कोई भी रीजन नहीं है। एंड वी आर नॉट फ्रॉम द सेम वर्ल्ड। ये पहली बार था जब उसे किसी लड़की ने रिजेक्ट किया था। उसने अपना मास्क निकाल दिया और अनाया के सामने अपना हैंडसम सा फेस रिवील कर दिया। हैरी ने अनाया की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अनाया इतना ज्यादा डर गई कि उसने सबकॉन्शियसली एक कदम पीछे ले लिया और वह पीछे बने शेल्फ से टकरा गई। हैरी आगे बढ़ा और उसने अनाया को बुक शेल्फ के साथ प्रेस कर दिया। उसने अपनी फिंगर को आगे बढ़ाया और अनाया की कॉलर की टच करने की कोशिश की। अनाया ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, हैरी, व्हाट आर यू डूइंग? वह लोगों को ऑर्डर देने का आदी था और उससे भी ज्यादा उसे दूसरे लोगों को अपना ऑर्डर फॉलो करते हुए देखने की आदत थी। उसने अनाया की गुस्से भरी आवाज को पूरी तरह से इग्नोर किया और उसके हाथ को खींचकर उसकी कॉलर से दूर कर दिया। फिर उसने उसके गले में पहनी हुई प्लेटिनम चैन में डायमंड की रिंग को अपनी उंगली में फंसा कर देखा। उस पर बनी हुई हॉट शेप की हाफ डिजाइन और पिंक कलर का डायमंड देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह रिंग बहुत महंगी है। हैरी ने सोचा, क्या ये पहले से ही किसी के साथ रिलेशनशिप में है? अनाया ने उसकी उंगली से अपनी चैन खींच ली और 1 मीटर दूर हट गई। फिर बोली, मिस्टर हैरी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, सो प्लीज ऐसा कोई भी मूव मत लेना कि मेरे हस्बैंड मुझे गलत समझे। हालांकि हैरी ने अपनी लाइन क्रॉस करने की कोई भी हरकत नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अनाया उसे गलत समझ रही है। लेकिन उसे रियलिटी में अनाया में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। हैरी ने हंसते हुए अनाया का मजाक उड़ाया और बोला, तुम्हें पता है न, मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। तो क्या किसी को अपने पार्टनर को चीट करने के लिए मजबूर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी? अनाया ने घबराते हुए चारों तरफ नजर डाली। थैंकफुली वहां ऐसा कोई भी नहीं था जिसने उन दोनों की यह बात सुनी हो। अनाया ने गुस्से से घूर कर हैरी को देखा और बोली, मैं अपनी मैरिज के लिए पूरी तरह से लॉयल रहूंगी। इस बार हैरी ठहाका लगाकर कर हंस, लेकिन उसकी आंखों में अनाया के लिए कोई भी खतरा नहीं था। मिस्टर हैरी, आपने अभी अभी मेरी जान बचाई है, तो मेरा आप पर कोई एहसान नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुझे आपकी जान बचाने का पछतावा हो। गुड बाय। कहते हुए अनाया ने अपनी शॉपिंग कार्ट खींची और वहां लंबे लंबे स्टेप लेकर जितना जल्दी हो सकता था निकल गई, जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। हैरी की स्माइल अभी भी फीकी नहीं पड़ी थी। अनाया ने कहा था कि वह अपनी शादी के लिए लॉयल है, प्यार मोहब्बत के लिए नहीं। हैरी के लिए इतना ही काफी था कि अनाया ने वर्चस्व से शादी प्यार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं की थी। उसके छोटे भाई को अभी भी बोनमेरो की जरूरत थी। एक मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती। हैरी को मन ही मन अफसोस भी था कि उसने किसी लड़की के बारे में सोच और वह पहले से ही किसी और की वाइफ निकल गई। हॉस्पिटल में यह कोइंसिडेंट ही था जब अनाया हैरी से मिली थी। जब उसने हैरी का चेहरा देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वह हर्षित को जिंदा देख रही है, क्योंकि वह जानती थी कि हर्षित की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी। अनाया उसकी कोई भी हेल्प नहीं चाहती थी, इसलिए हैरी ने अपना दिमाग झटका और खुद से ही बोला, उसके बारे में भूल जाओ। आगे से हेल ऑर्गेनाइजेशन उस लड़की से रिलेटेड कोई भी असैसिन डील को एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिर मुझे दोबारा उस लड़की को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हैरी ने वहां कोई शॉपिंग नहीं की थी और वह बाहर निकलने ही वाला था कि उसने अनाया को बिलिंग काउंटर पर खड़ा देखा। उसने अपना कार्ड स्वाइप किया और एक बीप के साथ उसका बिल उसके हाथ में आ गया। अनाया ने अपने लंबे बाल समेटकर एक कंधे पर डाले हुए थे और उसके कान के पीछे 2 तिल चमक रहे थे, एक काला और उसके नीचे एक लाल।
हैरी अनाया के पीछे जाकर खड़ा हो गया और जब उसकी नज़र अनाया के कान के पीछे की तिल पर पड़ी तो उसकी पूरी बॉडी अकड़ गई। वो हिल नहीं सका। इतने सालों की खामोशी के बाद वह अपनी आंखों में उमड़ते हुए इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अनाया ने अपने पीछे खड़े शख्स को देखा, वहां हैरी खड़ा था। उसने कोई भी बात नहीं की और काउंटर से अपना बिल और सामान लेकर तेजी से वहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही किसी ने अनाया की कलाई पकड़ ली। अनाया के हाथ में मीडियम वेट का शॉपिंग बैग था। उसके पकड़ते ही बैग गोल गोल घुमा और उसके पैर से टकरा गया। उसके पैर में हल्का सा दर्द हुआ और उसने अपनी नज़र उठाकर देखा तो हैरी ने उसका हाथ पकड़ रखा था। हैरी ने कहा, मैं तुम्हारा शॉपिंग बैग ले लेता हूँ। मिस्टर हैरी, आखिर आप क्या चाहते हैं? अनाया का नेचर बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी वह अपने आप को गुस्सा करने से रोक नहीं पाई। क्या तुम पहले उदयपुर में रहती थी? अचानक हैरी के मुंह से यह सवाल सुनकर अनाया ने नज़र उठाकर हैरी को देखा। ये पहली बार था जब उसने हैरी के इमोशनलेस फेस पर थोड़ा टेंशन और कुछ जानने की क्यूरियोसिटी देखी थी। हाँ, तुम्हें कैसे पता? जब अनाया और गौरव को रॉय फैमिली अपने साथ रहने के लिए नहीं लाई थी तो वह दोनों अपनी माँ के साथ उदयपुर में ही रहते थे। क्या तुम्हें वो लोग याद है जो तुम्हें लिटिल एंजल कॉन्वेंट स्कूल के गेट पर मिलते थे? हैरी ने अपने दिल में उमड़ रहे एक्साइटमेंट को पूरी तरह दबा दिया। बहुत लंबे समय तक उसे अपनी जिंदगी में कोई भी इमोशनल फ्लक्चुएशन फील नहीं हुआ था, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट उससे बिल्कुल ऑपोजिट था। उसने अनाया को नहीं बताया था कि वह वही आदमी है जिसे उसने बचपन में देखा था। उस वक्त वह बहुत गरीब और कमज़ोर था। मैंने प्राइमरी स्कूल में एडमिशन 4th क्लास से लिया था तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, अनाया ने कहा। हैरी बोला, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बारे में याद है? कुछ? मुझे कुछ याद नहीं, अनाया ने ना मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा। जब मैं 9 साल की थी तो मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था और मुझे उससे पहले की सारी चीज़ बिल्कुल भी याद नहीं है। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? मुझे नहीं लगता कि इसे मेरा कोई लेना देना है। अनाया की मॉम की सैलरी इतनी कम थी कि वह लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। उनके पास बचपन में पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते थे। फिर वह इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ सकती थी? लिटिल एंजल स्कूल बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल था और उसका खर्चा अफोर्ड करना उसकी माँ के लिए पॉसिबल नहीं था। हैरी को लगा कि उसने किसी गलत इंसान को पहचान लिया। लोगों के कान के पीछे तिल होना इतनी भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक काला और एक लाल तिल होना ये थोड़ी अजीब बात थी। उसे वह तिल इसलिए याद थे क्योंकि बचपन में उसने उस लड़की के लाल तिल को पेंसिल की नोक चुभा दी थी और उस लड़की के मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई थी। मिस्टर हैरी, मुझे कुछ जरूरी काम है, कहते हुए अनाया ने हैरी के हाथ से अपना शॉपिंग बैग ले लिया। अगर उसे यही इतनी देर हो गई तो वह वर्चस्व के लिए खाना कब बनाएगी? हैरी ने पीछे से अनाया की आवाज़ लगाई, लेकिन अनाया ने पीछे पलटकर देखा तक नहीं। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं? वह बचपन से बहुत बदल गई थी। जितना उसने सोचा था वह उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी यादों में एक छोटी लड़की हमेशा वाइट कलर का स्कर्ट पहने रहती थी जो हमेशा किसी बाबी डॉल की तरह लगती थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें बहुत प्यारी थीं। अपनी फैमिली के दुश्मनों से बचने के लिए हैरी के पापा ने उसे अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर भेज दिया था। उसका रिश्तेदार बहुत ज़्यादा शराब पीता था और उसकी वाइफ के साथ मारपीट भी करता था। हैरी को अच्छी तरह याद है जब उसने पहली बार अनाया को देखा था तब वह अपने पुराने घर में कोने में अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। एक लड़की कुछ थी ही दूरी खड़ी होकर उसे एक्साइटमेंट से देख रही। उसने घबरा कर पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। उसके फेस पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें तब भी सितारों की तरह चमक रही थीं। हैरी ने उसे डांटे हुए कहा, यहाँ से चली जाओ। उसका बचपन बहुत अच्छा नहीं था। वह लोगों से बात करने में भी इंटरेस्ट नहीं था और वह थोड़ा उदासीन और दुखी भी था। लड़की ने अपना मुंह बनाया और बोली, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मिस, आप यहाँ क्यों आईं? आप इस तरह के गंदे लोगों से बात नहीं कर सकती। ब्लैक सूट में 2 बॉडीगार्ड आए और उसे उठाकर ले गए। हैरी इस बात को कभी समझ नहीं पाया कि वो लड़की उसे बचपन में खाना और दवाइयाँ देती थी, लेकिन वो हमेशा ही बहुत डरी हुई रहती थी। बिल्कुल उस दिन जैसे वो हॉस्पिटल में बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने हैरी की जान बचाई। हैरी ने एक सिगरेट सुलगाकर उसके कस लगाने लगा। एक्सीडेंट वाली रात वर्चस्व की छिपी हुई पहचान का पता लगाने के लिए हैरी ने अनाया के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो रॉय फैमिली की नाजायज़ बेटी कैसे बन गई थी।
क्या अनाया की वजह से हेल ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाएगा वर्चस्व की छिपी हुई आइडेंटिटी तक? बचपन की यादें और दोस्ती क्या असर डालेगी वर्चस्व और अनाया के रिश्ते पर? कैसे बनी अनाया रॉब फैमिली की नाजायज बेटी?